स्टूडियो पटना विश्वविद्यालय की प्रस्तुति में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। विगत 18 अप्रैल को डिजिटल स्टूडियो के विधिवत उद्घाटन के पश्चात ये पहला रिकॉर्डिंग हम लोग इस स्टूडियो में कर रहे हैं और आपके सम्मुख इसकी प्रस्तुति हो रही है। दिनांक 23 अप्रैल की तिथि के महत्व को देखते हुए आज इस प्रस्तुति में हम सभी बातचीत करेंगे, जानेंगे, समझेंगे, सुनेंगे कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में वीर बाबू कुंवर सिंह की किस प्रकार से उन्होंने योगदान दिया और उनकी क्या भूमिका रही है। हम सभी जानते हैं कि 23 अप्रैल को 23 अप्रैल को बाबू कुंवर सिंह ने जगदीशपुर के किले पर फतह पाई और अंग्रेज़ों को वहाँ से दूर भगाया। आज 23 अप्रैल के ध्यान में रखते हुए, विजयोत्सव को ध्यान में रखते हुए हम बिहारवासी इस बात पे चर्चा करेंगे कि वीर कुंवर सिंह का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान रहा है। यह वह दिन है जब 1858 में 80 वर्ष का वह जवान अपनी कमान से कैप्टन ली ग्रैंड को हराकर जगदीशपुर के किले को अंग्रेज़ों से मुक्त कराया है। और इन सभी बातों को जानने के लिए, विस्तार से समझने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं प्रोफेसर इम्तियाज़ अहमद साहब। आप सभी जानते हैं प्रोफेसर इम्तियाज़ अहमद सर पटना यूनिवर्सिटी के इतिहास विभाग से सेवानिवृत्त होने के पश्चात मशहूर खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी में भी आपने निदेशक के तौर पे बतौर काम किया है। आप जाने माने इतिहासकार हैं। आपकी लेखनी कई महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई है। आपकी उपलब्धियों के लिए राजस्थान के अरबी पर्शियन शोध संस्थान ने आपको मौलाना आज़ाद पुरस्कार से सम्मानित किया है। बिहार में ब्रजकिशोर स्मारक संस्थान के द्वारा आपको ब्रजकिशोर स्मारक सम्मान प्रदान किया गया है। हम सभी पटना वासियों के लिए, पटना विश्वविद्यालय के शिक्षक और छात्रों के लिए, शोधार्थियों के लिए ये उपलब्धि हम सबों को गौरवान्वित करती है। सर, पटना विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित डिजिटल स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत शुक्रिया आपका। हम लोग विशेष रूप से अपने विद्यार्थियों के लिए, अपने शिक्षकों के लिए आपको यहाँ आमंत्रित किए हैं कि 23 अप्रैल का दिन न केवल बिहार के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है, जब हम बाबू वीर कुंवर सिंह के उपलब्धियों को, उनके विजय उत्सव को जानने समझने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि इस संदर्भ में बाबू कुंवर सिंह की क्या उनका योगदान रहा। 1857 में जब सिपाही विद्रोह से हम लोग स्वतंत्रता संग्राम के विषय में जानते हैं, पढ़ते हैं, कालांतर में किस प्रकार से वो परिवर्तन हुआ। देश में कई जगहों पे विद्रोह की चिंगारी भड़की और बिहार में वीर कुंवर सिंह ने इसे किस प्रकार से अपनी तरफ से शाहाबाद, बलिया, आरा, भोजपुर में इसको अपने अग्रणी रूप में उसको रेखांकित किया है। ये सब सर कृपया हम सबों को बताएं। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे यहाँ बुलाया और कुछ कहने का मौका दिया। सबसे पहले मैं बाबू कुंवर सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनका जो अदम्य उत्साह था, उनकी वीरता थी, अधिक आयु के बावजूद जिस तरह उन्होंने पूरी तत्परता से इस संघर्ष को नेतृत्व प्रदान किया और ज़ाती कुर्बानी भी दी, उसकी बात आगे हम कहेंगे। तो वो एक ऐसे महानायक हैं जिनको सारे देश के लोगों को याद करना चाहिए सम्मान के साथ और उनके गौरव को अप्रिशिएट करना चाहिए, उसको समझना चाहिए। बाबू कुंवर सिंह का जो ये महत्वपूर्ण स्थान है वो 1857 के संघर्ष से जुड़ा है और आमतौर पर इसे 1857 का विद्रोह या सैनिक विद्रोह कह दिया जाता है, लेकिन वास्तव में ये एक बड़ा जन संघर्ष था और इसका क्षेत्र काफ़ी विस्तृत था। पंजाब से लेकर बिहार तक, उत्तर भारत में और फिर मध्य भारत में
कालपी और रेवा और ग्वालियर झांसी वगैरह तक के क्षेत्र भी इससे प्रभावित थे। और यद्यपि इसकी शुरुआत मेरठ के कुछ असंतुष्ट भारतीय सैनिकों ने, जो सिपॉयज़ कहलाते थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। कुछ पहले बैरकपुर में मंगल पांडे ने भी अपने अंग्रेज़ अधिकारियों के ख़िलाफ़ बगावत की थी। लेकिन जब मेरठ के ये सिपाही दिल्ली पहुंच गए और वहाँ उन्होंने बहादुर शाह ज़फ़र को, जो अंतिम मुग़ल सम्राट था, हिंदुस्तान का बादशाह घोषित कर दिया, तो फिर ये एक अलग ढंग की लड़ाई हो गई। और ये ऐसी लड़ाई हो गई जिसमें कंपनी की सत्ता को ख़त्म करके फिर से भारत के जो शासक थे, जो शासक वर्ग था, उसकी सत्ता को बहाल करने की कोशिश शुरू हुई। हम बिहार पर ज़्यादा ध्यान देना चाहेंगे। ये एक दिलचस्प बात है कि बिहार में बहादुर शाह ज़फ़र की संप्रभुता को या उसके सॉवरेनिटी को मानने की कोई बात नहीं थी। बिहार का ज़्यादा संबंध अवध की रियासत से था और 1857 के संघर्ष में पटना में ऐसे कुछ लोग थे जो अवध के नवाब के प्रति वफादार थे, गरचे नवाब उसके पहले ही अपदस्थ किए जा चुके थे। कुंवर सिंह का जो संघर्ष हुआ उसके 2-3 कारण थे। एक तो ये कि कुंवर सिंह की जो रियासत थी जगदीशपुर की, वो शाहाबाद क्षेत्र में डुमरांव के बाद सबसे बड़ी रियासत थी और कुंवर सिंह का संबंध राजपूतों के उज्जैनिया कबीले से था। इनके पूर्वज बिहार में आकर बस गए थे और इनके पिता साहबजादा सिंह जगदीशपुर के ज़मींदार थे, बड़े ज़मींदार थे। और उनकी मृत्यु के बाद कुंवर सिंह के हिस्से में ये ज़मींदारी आई। उनके और भाई भी थे और कोई ऐसी व्यवस्था की गई थी कि मालिकाना हक़ तो कुंवर सिंह का रहेगा, लेकिन कुछ अंश उस रेवेन्यू का इनके भाइयों को भी प्राप्त होगा। कुंवर सिंह का व्यक्तित्व बहुत दिलचस्प है। जो उस ज़माने के ज़मींदारों का शगल रहा था, उनको भी शिकार में बड़ी दिलचस्पी थी। अच्छे घुड़सवार थे, अच्छे निशानाबाज थे, बंदूक का बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल करते थे और शिकार पर अक्सर उनके साथ कोई 100-50 लोग शामिल रहते थे। तो ये उनका मनोरंजन का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम था। इसके अलावा जो ज़माने के और भी दिलचस्पियाँ थीं ज़मींदारों की या जो सामंत लोग थे, वो उनसे भी उनका एक संबंध था, उससे भी वो जुड़े थे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि वो बहुत ज़्यादा कल्याणकारी भावना रखते थे और उन्होंने अपनी ज़मींदारी में कई तरह के काम किए। कुछ लोगों को भूमि अनुदान के रूप में दी, कुछ जन सुविधाओं का विकास किया। तो कुल मिलाकर ये हुआ कि उनकी जो ये अलग अलग सूरतें थीं खर्च की, कुछ उनके ज़ाती शौक़, कुछ उनका शिकार के प्रति एक अनुराग, कुछ उनकी दानशीलता, इन सब को मिलाकर उनकी ज़मींदारी की स्थिति ख़राब होती जा रही थी। गरचे बड़ी ज़मींदारी थी और अच्छा खासा रेवेन्यू हासिल होता था, लेकिन आमदनी से खर्च कहीं ज़्यादा था और इसलिए वो बराबर कर्ज़ के बोझ के तले दबे रहे। और ये कर्ज़ उनको या तो स्थानीय जो साहूकार या महाजन थे उनसे मिल रहा था, या फिर बनारस के कुछ बैंकर्स थे, कुछ सर्राफ थे, जिनसे वो ऋण या कर्ज़ ले रहे थे। और फिर पेशवा परिवार के कुछ लोग भी बनारस में बस गए थे, उनसे भी कुंवर सिंह ने कर्ज़ लिया था। तो 1833-34 के लगभग उनके ऊपर 13 लाख रुपए की रकम कर्ज़ की थी। आप समझ सकते हैं कि 1857 में ये एक बड़ी रकम थी। कर्ज़ अदा करने के लिए कुंवर सिंह ने ये कोशिश की थी कि वो अपनी ज़मींदारी को मुचलके पर दे दें और वो उस समय जो ब्रिटिश सरकार थी उससे एक तरह से गारंटर बनने का अनुरोध कर रहे थे, लेकिन सरकार की तरफ से इसमें कोई रुचि नहीं दी गई। कर्ज़ बढ़ता गया और 1854 तक ये रकम लगभग 20 लाख तक पहुंच चुकी थी। जाहिर है कि वित्तीय कठिनाइयाँ थीं कुंवर सिंह के सामने। दूसरी बात ये थी कि जो उनके कर्ज़ देने वाले थे, उन्होंने भी लगान की वसूली के क्रम में हस्तक्षेप किया
और रियाया पर काफ़ी शोषण या उत्पीड़न की स्थिति बन गई थी। कुंवर सिंह इससे भी अप्रसन्न थे, इसका निदान चाहते थे और ऐसा माना जाता है कि 1845-46 से ही उनका अंग्रेज़ों के प्रति एक मोह भंग आरंभ हो गया था। 1845-46 में पटना के कुछ वहाबी उलमा ने विद्रोह की तैयारी की थी। एक आप कह सकते हैं षड्यंत्र था, यह एक योजना थी और ऐसा समझा जाता है कि कुंवर सिंह को इसकी सूचना थी और वो भी इस सिलसिले में तैयारी कर रहे थे। उस ज़माने में पटना का जो कलेक्टर था सैम्बल्स, उसने एक पत्र में इसका जिक्र किया है। फिर 1854 में भी एक ऐसी स्थिति आई जब कुंवर सिंह और जो कंपनी की सरकार थी उसमें टकराव की संभावना बनी। 1854 में भी कंपनी के ख़िलाफ़ एक विद्रोह की कोशिश की जा रही थी, लेकिन उस समय कोई ऐसी स्थिति नहीं बनी जिसमें वास्तव में संघर्ष या युद्ध शुरू होता। 1857 में स्थिति बिल्कुल बदल गई। बिहार में जो विद्रोह शुरू हुआ, हम अभी विद्रोह कह रहे हैं, जनसंघर्ष का मामला थोड़ा आगे आता है। जो विद्रोह शुरू हुआ वो भारतीय सैनिकों की एक टुकड़ी ने किया जो कि रोहिणी में स्थित थी, देवघर के पास। अब तो ये स्थान झारखंड में है लेकिन बिहार का हिस्सा था और वहाँ की घटनाओं ने और जगहों पर भी एक प्रतिक्रिया आरंभ की। पटना में 7 जुलाई को पीरली के नेतृत्व में संघर्ष शुरू हुआ। दानापुर रेजिमेंट के जो सिपाही थे वो विद्रोही हो गए और फिर वो आरा की तरफ चल पड़े। कुंवर सिंह भी जगदीशपुर से आगे बढ़ चुके थे, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ संघर्ष उन्होंने शुरू कर दिया था और रास्ते में ये जो दानापुर के सिपाही थे, दानापुर कैंटोनमेंट से जो सिपाही निकले थे, उनकी मुलाकात कुंवर सिंह से होती है और वो कुंवर सिंह को अपना नेता मान लेते हैं। अब इस पर बहुत स्पष्ट नहीं है कि कहाँ पर और किस डेट को उनकी मुलाकात हुई, लेकिन ये ज़रूर है कि जगदीशपुर से आरा जाते हुए कुंवर सिंह को इन सैनिकों ने अपना नेता मान लिया और उसके बाद ये एक बड़ा जो दल बन गया था ये आरा की तरफ बढ़ा और आरा पर इन लोगों ने अधिकार कर लिया। उस समय जो कुछ अंग्रेज़ निवासी थे आरा के, उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए एक 2 मंजिला मकान था जो आज आरा हाउस के नाम से जाना जाता है, वहीं शरण ली थी और कुंवर सिंह की सेना ने उसकी घेराबंदी कर ली थी। अब कुंवर सिंह के व्यक्तित्व को और उनके नेतृत्व को दोनों को इस रूप में हम लोग देखें कि यद्यपि उस समय 10,000 सैनिक उनके साथ थे, लेकिन उन्होंने इतना ज़बरदस्त अनुशासन बनाए रखा कि एक भी इंग्लिश सिविलियन की, जो भी असैनिक थे, किसी को भी कोई क्षति नहीं पहुंची, किसी की भी कोई हत्या नहीं की गई। तो उस ज़माने में जब इस तरह के कोई नैतिक मूल्य युद्ध में नहीं होते थे, कोई नियम नहीं था, उस समय भी कुंवर सिंह ने ये जो एक नैतिक आचरण किया और जिस तरह से अपने सिपाहियों पर उनका एक नियंत्रण था, ये उनके व्यक्तित्व का एक बड़ा रोचक पहलू है। इस पर कम चर्चा होती है लेकिन इसे समझने की ज़रूरत है। आरा हाउस को छुड़ाने के लिए, कुंवर सिंह की सेना से आज़ाद कराने के लिए सैनिक कार्रवाई कैप्टन डनबर द्वारा की गई, असफल रहा। फिर विंसेंट आयर ने दूसरा प्रयास किया और बीबीगंज की लड़ाई में कुंवर सिंह की हार हुई। आरा पर अंग्रेज़ों का दोबारा कब्जा हो गया, लेकिन कुंवर सिंह ने इससे हताश नहीं हुए, उन्होंने इससे अपनी कोशिश को त्याग नहीं दिया। उन्होंने अपने संघर्ष को और आगे के क्षेत्र में बढ़ाया और वो आज़मगढ़ की तरफ से होते हुए कालपी गए, जहाँ उन्होंने कोशिश की कि वो तांतिया टोपे से संपर्क बनाए, ग्वालियर गए, बीच में बांदा गए, लेकिन उनको जो समर्थन की ज़रूरत थी वो समर्थन उनको मिला नहीं। अंततः वो वापस लखनऊ आए। लखनऊ में भी संघर्ष शुरू हो चुका था। बेगम हज़रत महल ने उनका स्वागत किया, सम्मानित किया, खलत प्रदान की और आज़मगढ़ की सनद उनके नाम कर दी। गोया आज़मगढ़ के वो प्रशासक नियुक्त कर दिए गए। अब सवाल था आज़मगढ़ को अंग्रेज़ों से छुड़ाने का। इसमें भी उन्हें सफलता मिली और उन्होंने आज़मगढ़ के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, लेकिन ये परिस्थिति बहुत दिनों तक बनी नहीं रह सकी। एक चीज़ ये भी हमें समझना होगा कि
जहाँ तक अस्त्र शस्त्र का मामला था, हथियारों का मामला था, जिस तरह से एक नेतृत्व और एक सुनियोजित कमांड की या एक ऑर्गेनाइज्ड लीडरशिप की ज़रूरत थी सैनिक स्तर पर, वो अभी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में कहीं बेहतर थी। और सबसे बढ़कर जो उनके हथियारों की बर्तरी थी, जो सुपीरियॉरिटी थी उनके आर्म्स की, वो एक निर्णायक कारण था इस संघर्ष के आमतौर पर भी असफल रहने का और इन छोटी मोटी लड़ाइयों में भी अंग्रेज़ों की विजय का। तो आजमगढ़ से कुंवर सिंह को फिर हटना पड़ा, अब कह सकते हैं कि उन्हें पलायन करना पड़ा, और इस बार वो वापस अपने क्षेत्र में, अपने घर जगदीशपुर की ओर लौटने का उन्होंने फैसला किया। रास्ते में एक दो युद्ध उनके हुए लुगाट के साथ, लेकिन जो निर्णायक लड़ाई हुई वो उन्होंने कैप्टन ली ग्रां के विरुद्ध जीती इसी 23 अप्रैल के दिन को, और वो सुरक्षित जगदीशपुर पहुंच गए। रास्ते में ये ज़रूर हुआ कि एक गोली, एक बुलेट की वजह से उनके हाथ में चोट आई, घायल हो गए। और ये फिर आप उनके शौर्य या उनके व्यक्तित्व की जो बहादुरी थी उसको देखिए कि उन्होंने खुद ही अपना हाथ काट करके गंगा को समर्पित कर दिया। 80 वर्ष का आदमी, हम समझ सकते हैं कि उसकी क्या फिज़िकल स्थिति रही होगी। एक लंबे समय से युद्ध में वो लड़ रहे थे, 1 साल का लगभग समय हो चुका था, लेकिन उस सब के बावजूद उनका जो शरीर था, उनकी जो काया थी, वो टूटी नहीं, और ना ही उनकी हिम्मत और उनका उत्साह। तो ये बहुत ही अद्भुत बात है कि उस ज़माने में जब ये एम्पुटेशन वगैरह का कोई प्रॉपर तरीक़ा नहीं था, उन्होंने अपने ही हाथ से अपना दूसरा हाथ काट दिया। घायल तो हो चुके थे वो, जगदीशपुर सुरक्षित पहुंच भी गए, लेकिन ये कि जो ज़ख्म उनको लगे थे उनका असर धीरे धीरे बढ़ता गया, और अंततः 26 अप्रैल को उनकी मृत्यु हो गई। एक बड़ा अध्याय इस संघर्ष का समाप्त हुआ, लेकिन इसके और कई ऐसे पहलू हैं जो आगे भी बने रहे और जिनका महत्व आज भी हमारे सामने है, जिन पर और भी चर्चा की जा सकती है। सर, आपने बड़ी रोचक बताई और प्रेरणादायक आपने बातें बताई। हमें याद आता है कि हम लोग स्कूल में भी इतिहास के पाठ्यक्रम में पहली बार जब इस वाक्या को या इस एपिसोड को हम लोगों ने पढ़ा था कि एक बूढ़ा सिपाही कैसे गंगा में नाव को पार करता हुआ अगर वो गोली का शिकार हो जाता है तो खुद ही अपने तलवार से अपने दूसरे हाथ को काटकर गंगा में प्रवाहित करता है। ये बड़ा रोमांच उस समय भी हुआ करता था हम लोगों को ये पढ़ते हुए। आज भी इतने विस्तार से आपने इन चीज़ों की चर्चा की, तो ये शौर्य बिहार वासियों के लिए, अपने देशवासियों के लिए हमेशा से ये हम लोगों को प्रोत्साहित करता रहेगा। और कैसे स्वतंत्रता संग्राम में अपने हक के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ, और आपने जैसा बताया कि सिविलियंस को बिना किसी नुकसान पहुंचाए हुए अपने हक के लिए उन्होंने जिस प्रकार से तैयारी की और उसे हासिल किया। किताबों में कभी कभी सर कुंवर सिंह की जो स्टाइल थी या शैली थी उसमें कुछ गुरिल्ला शैली की भी चर्चा होती है कि वो बड़े माहिर थे और उनके साथ जो उनके भाई थे या कुछ और लोगों के साथ उस गुरिल्ला शैली में अंग्रेज़ों को उन लोगों ने बड़ा परेशान किया और अंततः उनकी विजय हुई। उसके विषय में गुरिल्ला शैली उस समय कैसे वो कुछ कर पाए, उसके विषय में कुछ बताएं। जो छापामार युद्ध की नीति थी, जिसको गुरिल्ला वॉरफेयर भी हम कहते हैं, वो आप देखेंगे कि हमेशा ऐसे संघर्ष में काम आती है जहां आपका जो दुश्मन है, जो आपका प्रतिद्वंदी है, वो काफ़ी शक्तिशाली है और उस पर सीधे प्रहार करना आपके लिए बहुत आसान नहीं होता है। तो छापामार युद्ध उसी रूप में होता है कि आप अचानक और एक तरह से सरप्राइज़ अटैक करके अपनी रक्षा को सुनिश्चित करते हुए न दुश्मन से लड़ाई लड़ें। उसके लिए सबसे बड़ी ज़रूरत होती है कि जो टेरेन है, जिस इलाके में लड़ाई हो रही, जो एक समझिए कि जो भौगोलिक स्थिति है, उससे आपको अच्छी तरह परिचित होना चाहिए। और हमेशा ये सुविधा या ये लाभ स्थानीय रेजिस्टेंस के जो लोग थे, जो लोकल रेजिस्टेंस वाले लोग थे, स्थानीय स्तर पर जो प्रतिरोध कर रहे थे, उनको ये लाभ हमेशा प्राप्त रहता है कि वो उस क्षेत्र की जो भौगोलिक स्थिति है, जो जोग्राफिकल टेरेन है, उसके बारे में ज़्यादा बेहतर तौर पर जानते हैं।
इसका पूरा फ़ायदा कुंवर सिंह ने भी उठाया। और एक दिलचस्प बात और ये भी है कि इसी विधि को कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उनके जो छोटे भाई थे अमर सिंह, उन्होंने ज़्यादा प्रभावशाली ढंग से अपनाया। और आप ये समझें कि अप्रैल में कुंवर सिंह की मृत्यु हो जाती है, लेकिन इसके बाद अमर सिंह के नेतृत्व में कैमूर की पहाड़ियों का जो क्षेत्र है उसमें अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लगातार संघर्ष जारी रहा और छापामार शैली का सबसे ज़्यादा व्यापक उपयोग इसी क्षेत्र में हुआ। और अमर सिंह इस हद तक सफल रहे कि कुछ समय के लिए वापस जगदीशपुर लौट आए और जगदीश पर उन्होंने फिर से कब्जा कर लिया। कि फिर जैसा हमने आपसे कहा कि स्थिति ज़्यादा देर तक नहीं बनी रह सकी, उनको फिर जगदीशपुर से हटना पड़ा। और इससे पहले कि हम आगे की बात कहें, एक बात याद आ गई जो बहुत ज़रूरी है यहाँ पर जिक्र करना उसका, कि जगदीशपुर पर जब विंसेंट आयर ने कब्ज़ा किया तो जाहिर है कि प्रतिशोध की भावना बहुत प्रबल थी। तो कुंवर सिंह की हवेली को ढा दिया गया, उनके भाइयों के मकानों को ढा दिया गया। जिन लोगों पर भी इस बात का शक था कि उन्होंने इस संघर्ष में कुंवर सिंह का साथ दिया है या उनके साथ सहानुभूति रखते हैं, उनको भी सज़ा दी गई। कुछ लोगों के मकान और भी ढा दिए गए। जो सबसे दुखद बात ये हुई, और इसको आप कुंवर सिंह के कैरेक्टर से कंपेयर करें, कि सबसे दुखद बात जो हुई वो ये कि कुंवर सिंह ने जो एक मंदिर अपनी हवेली में बनाया था उसको अंग्रेज़ों ने तोड़ दिया। तो एक तरफ आप देखें कि एक अनस्टेटेड रूल को कुंवर सिंह ने अपनाया कि भाई जो सिविलियंस हैं उनको हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हमारा संघर्ष सैनिकों से है। और यहाँ जब एक ऑक्यूपेशन फोर्स आती है तो वो जितने भी वहाँ पर के सिविलियंस थे उन्हीं को नुकसान पहुँचाती है। वहाँ पर सैनिक तो थे नहीं जो उनका सामना करते। तो ये जो दो अलग अलग लेवल है आचरण का, इसको ध्यान में रखना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर ये बात कही जाती है कि भाई अंग्रेज़ बड़े नियमों का पालन करने वाले लोग थे और बहुत ज़्यादा उनका एक आदर्श था। तो हो सकता है ये बात, हम ये नहीं कि गलत है, मगर ये कि हर जगह इस आदर्श का पालन नहीं होता था और इस घटना में तो नहीं हुआ। तो फिर हम आपसे अमर सिंह के बारे में बात करना चाहेंगे कि तकरीबन नवंबर 1858 तक, 6 महीने तक निश्चित रूप से उन्होंने इस संघर्ष को जारी रखा, लेकिन अंततः वो गिरफ्तार कर लिए गए और फिर उनकी मृत्यु कैद में हो गई। तो इन दोनों भाइयों ने, कुंवर सिंह ने भी और अमर सिंह ने भी, जिस तरह का संघर्ष किया वो एक अद्भुत संघर्ष था। और बिहार में तो इसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं है। भारत के स्तर पर भी आप देखेंगे इसकी मिसाल आपको कम मिलेगी कि छापामार युद्ध की जो शैली थी वो कैसे कुंवर सिंह के संघर्ष की एक विशिष्टता थी। एक और बात है जिस पर ध्यान देना बड़ा ज़रूरी है, वो ये कि कुंवर सिंह ने अपने संघर्ष में अपनी पूरी प्रजा और अपने जो उनके अधीन छोटे छोटे और जो कमांडर्स थे उनको, सभी लोगों को साथ लेकर चलने की कोशिश की। अब उनके कमांडर्स में जुल्फ़िकार अली एक बड़ा महत्वपूर्ण नाम है, बहुत मशहूर नाम है। उनके नाम कुंवर सिंह के 3 ख़त हैं जो खुदाबख्श लाइब्रेरी में आज भी सुरक्षित हैं। इसके साथ आरा में जब कुंवर सिंह का अधिकार हुआ तो उन्होंने तुराब खां को वहाँ मजिस्ट्रेट या कलेक्टर के तौर पर नियुक्त किया। वहाँ का प्रशासन उन्होंने तुराब खां को दिया और जो उन्होंने दारोगा बहाल किए वो भी उनके मुसलमान सैनिक थे। तो ये कि आज इस बात की हमें बहुत ज़रूरत है कि एक समावेशी व्यवहार हमारा हो, सभी लोगों को साथ लेकर हम चलें, उसकी एक बड़ी महत्वपूर्ण मिसाल, बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण कुंवर सिंह के आचरण में भी मिलता है और 1857 के संघर्ष में भी मिलता है, जो ब्रिटिश सत्ता को सबसे बड़ी और सबसे सफल चुनौती थी, जिसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का ही अंत हो गया। बहुत सारी बातें वीर कुंवर सिंह के विषय में हम लोगों को प्राप्त हुई हैं और मैं कुछ याद कर रहा था सर कि वीरता के इस दूत को अपने लोकल जो स्थानीय साहित्य है, जो गाथाएं हैं, लोक गाथाएं हैं, उनमें भी वीर कुंवर सिंह की चर्चा हुई है। उनके ऊपर कविताएं लिखी गई हैं और दूसरों को प्रोत्साहित करने के लिए युवाओं को और जनमानस को और
समर्पित देश के प्रति करने के लिए वो साहित्य भी काफ़ी हम लोगों को लाभ पहुंचाता है। मुझे तो याद आता है कहीं हम लोगों ने ऐसा पढ़ा था कि ब्रिटिश इतिहासकार होम्स ने भी कहा कि वो बूढ़ा जो सिपाही वीर कुंवर सिंह ने अंग्रेज़ों को जिस तरह से उन्होंने मात दिया, वह उसके आन बान की वो लड़ाई थी और उसको अंग्रेज़ों ने भी उस तरह से लिया कि वो सफलता उन्होंने पाई। तो आज 23 अप्रैल का दिन है। हम सभी बिहारवासी और देशवासी विजयोत्सव मना रहे हैं वीर कुंवर सिंह की उपलब्धियों के लिए और उन्होंने जो अंग्रेज़ों से जगदीशपुर के किलों से हासिल किया अपने लिए, उसको स्मरण करते हुए आज हमारे बीच बाबू वीर कुंवर सिंह के विषय में इतिहास के दृष्टिकोण से जो चीज़ें उपलब्ध हैं उस पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच पटना विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के पूर्व प्राचार्य और जाने माने इतिहासकार प्रोफेसर इम्तियाज़ अहमद सर ने काफ़ी विस्तार के साथ हमें इसकी जानकारी दी है। डिजिटल स्टूडियो पटना विश्वविद्यालय की ओर से और यहाँ हम सबों की ओर से सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आपका।